we are starting a principle of indemnity. So in this principle of indemnity, insured can recover his financial loss only to the extent of his insurable interest. Suppose there is a indemnity limit in that policy up to ₹100. So the insurable interest is ₹100. So insured can recover his financial loss only to the extent to the principle of indemnity. तो इस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की ऑब्जेक्ट क्या है? इंश्योरर इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस. सपोज करो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज ₹100 है और उसका ₹80 लॉस होता है, बट वो इंश्योर कंपनी को बोलता है मेरे को ₹100 चाहिए, तो उसके लिए उसको प्लस ₹20 प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज लॉस है उसको ₹80 का हुआ है, 20 उसको प्रॉफिट हो जाता है. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का उसका मतलब यही है कि जितना आपको लॉस हुआ है हम उतना ही देंगे आपको, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज टू कि उसको ना तो बेटर ऑफ हो, मींस उसको ना प्रॉफिट हो, ना वर्स ऑफ हो, ना उसको लॉस हो. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन लायबिलिटी इंश्योरेंस, बिकॉज लायबिलिटी इंश्योरेंस में जो लॉस है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है. सपोज करो कल लायबिलिटी आ गई मेरे को ₹200 की, मैं उसको ₹400 नहीं दे सकता, मैं उसको सिर्फ ₹200 दूंगा, बिकॉज एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मैं लायबल हूं सिर्फ उसको ₹200 देने के लिए. अगर मैं ₹400 दूंगा तो ₹200 मस्त दे के पार्टी करने जाएगा. सो अब जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंडेमनिटी और लायबिलिटी होता है वो भी बेस्ड ऑन 2 होता है. मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी जो सपोज करो ₹100 हो गया, और अगर सम इंश्योर्ड रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो सम इंश्योर्ड का मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कंसीडर करते हैं. उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ लिमिट होते हैं. फर्स्ट इज AOA एंड सेज AOP. AOA मतलब एनी वन एक्सीडेंट लिमिट. सपोज करो आपने अगर कोई लायबिलिटी पॉलिसी ली और आपने AOA लिया, तो अगर आपका एक इवेंट होता है वहां पर आपका लायबिलिटी पॉलिसी खत्म हो जाता है. तो इसमें अगर आप देखते हैं एनी वन एक्सीडेंट लिमिट मैक्सिमम लायबिलिटी फॉर ऑल द क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ वन सिंगल इवेंट. अगर कोई भी एक सिंगल इवेंट होता है उससे सारे क्लेम्स मैक्सिमम लायबिलिटी से पे हो जाएंगे. और इसके अगेंस्ट अपन देखते हैं तो एनी वन पीरियड, एनी 1 ईयर सपोज करो पीरियड, मैक्सिमम लायबिलिटी फॉर ऑल द क्लेम अराइजिंग ऑफ ऑल एक्सीडेंट ड्यूरिंग वन पॉलिसी. तो यहाँ पर वो पीरियड कब होता है कि एक पीरियड में जितने भी आपके लॉसेज आएंगे हम कवर करेंगे. यहाँ पर एक एक्सीडेंट बोलता है कि एक एक्सीडेंट से जितने भी लॉस होंगे हम उतने कवर करेंगे. तो यहाँ पर 2 टाइप की पॉलिसी होती है. AOA जिसमें लिमिट हो, तो जो सिर्फ एक एक्सीडेंट को कवर करता है, एक एक्सीडेंट से जितने भी लॉसेज होते हैं वो कवर करता है. और अगर एक पीरियड AOP करेंगे तो पीरियड में जब सपोज करो आज से लेकर मैंने अगले साल तक एक पीरियड डिसाइड किया, तो उसमें जितने भी लॉसेज होंगे मैं सारे उतने कवर करूंगा. उसके बाद द लिमिट्स आर जनरली ऑफर्ड एज अ रेशियो. तो 1:1, 1:2. सपोज करो आपका लिमिट ऑफ इंडेमनिटी है जो और पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी है, तो उसको 1:1 करो. जैसे पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी सपोज करो आपका ₹100 आ रहा है और आप लिमिट ऑफ इंडेमनिटी लेते हो 100, तो दिस इज 1:1. और अगर आप पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी आ रही है आपकी ₹100 और आप इंडेमनिटी लेते हो ₹200 की, तो आप 1:2 पे रेशियो पे ले रहे हो, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है. सो उसके बाद बोलते हैं फैक्टर डिसाइडिंग द इंडेमनिटी लिमिट्स. तो दे आर वेरियस फैक्टर जो इंडेमनिटी लिमिट को डिसाइड करते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से. जो इंश्योर कंपनी जो लायबिलिटी इंश्योरेंस दे रही है उसके पर्सपेक्टिव से भी, और जो इंश्योर ले भी रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी. क्योंकि जो पॉलिसी ले रहा है उसको भी सही पता चलना चाहिए कि कितनी लायबिलिटी की मैं पॉलिसी लूं, ताकि मेरे ऊपर कभी लोड ना आए. सपोज करो आज उसने ₹100 की पॉलिसी ली, कल क्लेम आ गया ₹200 का. अब इंश्योर कंपनी तो ₹100 ही देगी, अब ₹100 उसको जेब से पे करने पड़ेंगे. तो ये फैक्टर को भी डिसाइड करने के लिए उसको एक प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर जो इंडेमनिटी लिमिट्स को फैक्टर करते हैं उसको एक बार देखना चाहिए. तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, स्ट्रक्चर है, रिस्क एक्सपोजर है, एसेट साइज है, ऑपरेशन, शेयर होल्डिंग, ये सब बहुत फैक्टर करता है. उसके बाद पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक क्या सोचती है उस कंपनी के बारे में, इनकम लेवल, प्रॉफिट्स, पॉपुलेशन सराउंडिंग एरियाज. अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो बगल में कौन रहता है, जंगल है या कोई पीपल रहते हैं, तो वो ज्यादा रिस्क है. ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर बेस कैसा है, एबिलिटी टू पे द प्रीमियम, वो प्रीमियम पे कर पाएगा क्या.
किस जुरिडिक्शन में रह रहा है, मुंबई की कंपनी है, कौन सी जुरिडिक्शन में, नंबर ऑफ पर्सन और लोकेशन, अगर कोई इंडिया पूरा उसकी ब्रांच लेवल पूरे ऑल ओवर इंडिया है तो कितने बंदे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं, जो लीगल डिफेंस की कॉस्ट है उसको कवर करना है कि नहीं करना पॉलिसी में, तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जो अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबिलिटी पॉलिसी जो लोगे आप, उसमें इंडेमनिटी लिमिट नहीं होती है स्पेसिफाइड, वो मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी रहती है, आपकी जितनी भी इंडेमनिटी जो भी आपका लॉस आएगा वो पूरा कवर करता है। ये एक्सेप्शन है आपके लायबिलिटी पॉलिसी का। तो हमने अभी तक दो प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सबरोगेशन में आप जाते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद अटमोस्ट गुड फेथ। तो वी विल रीड अकॉर्डिंगली। सबरोगेशन में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। पहले ये मैंने एग्जांपल ड्रॉ करके रखा हुआ है। होलसेलर ने रिटेल कस्टमर्स, जो रिटेल शॉप्स होती है, उसको प्रोडक्ट बेचा, उसने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा। पहले मैं ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। होलसेलर ने शॉप को माल बेचा, शॉप ने कस्टमर को गुड्स बेचे, उसकी वजह से कस्टमर को लॉस हुआ। रिटेल जो होलसेलर था उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ था कि जो भी प्रोडक्ट का लाइबिलिटी होती है वो आप बियर करोगे, तो उसने प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया था। ओके, तो कस्टमर को लॉस हुआ, उसकी वजह से कस्टमर ने लाइबिलिटी डाली होलसेलर पे, या आप मेरे को पे करो। उसने इंश्योरेंस कंपनी को बोला, इंश्योरेंस कंपनी को, कि आप मेरी वजह से पे करो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने, कस्टमर को हुआ था 100 रुपीज का लॉस, इंश्योरेंस कंपनी ने 100 रुपीज दे दिए, वो जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। बट कस्टमर के पास अभी भी एक लीगल राइट है, किसके अगेंस्ट? होलसेलर के अगेंस्ट, कि वो उसको लॉस हुआ है और वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो जो लीगल राइट है, और उसने अगर लीगल राइट एक्सरसाइज की और उसने केस फाइल किया, उसको कोर्ट ने बोला 100 रुपीज पे करने पड़े, तो कस्टमर को क्या मिल जाएगा? 100 रुपीज का लॉस हुआ था, 100 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी दे दिए, प्लस 100 रुपीज केस लॉस, और उसको 200 रुपए मिल गए 100 रुपीज के लॉस पे, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ राइट एंड रेमेडीज, ट्रांसफर ऑफ राइट और रेमेडीज ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जो बी था, इसमें कस्टमर था, उसका जो राइट्स है टू द इंश्योरर, जो इंश्योरर को ट्रांसफर, हु इंडेमनिफाइड द इंश्योर्ड, जो कस्टमर था उसके जो राइट्स है वो इंश्योर को ट्रांसफर हो जाएंगे जिसने उसको पैसे दिए थे। अब क्यों होगा ये? क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन इज कोरिलेटिव द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में हमने ये देखा था कि कोई भी किसी से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, जितना लॉस होगा उतना ही होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन अगर नहीं होगा तो वो लीगल राइट एक्सेस करके अगर फ्यूचर में वो और पैसे उससे रिकवर कर सकता है, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का वायलेशन होगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन लाया गया। अब जो लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अलाउ द इंश्योर्ड टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ द लॉस। Hence, if the insured has any right of recovery against any third party, such rights are transferred to the insured. तो द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो अलाउ नहीं करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो उसके लिए जो रिकवरी की जो राइट्स होगी वो ट्रांसफर हो जाएंगी इंश्योर को। इट इज इम्प्लाइड इन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता तो इम्प्लाइड तो होता ही है। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन।
नाउ वी विल डील अबाउट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मैं अगर आपको सिंपल बोलूं तो अगर कोई सपोज करो इस तरह जाएंगे, सपोज करो एक प्रॉपर्टी ली है मैंने, उसके लिए दो पॉलिसी ली है, ए से और बी से। ये इंश्योर कंपनी है। अगर इसको लॉस होता है 100 रुपीज और सपोज करो ए ने 100 रुपीज पे किया, ए हैज अ राइट टू रिकवर 50 रुपीज फ्रॉम बी। ये होता है कंट्रीब्यूशन। अब इसको रीडिंग करते हैं थोड़ी सी। वेयर मोर देन वन पॉलिसीज एग्जिस्ट कवरिंग द सेम लॉस। सेम लॉस मतलब जो प्रॉपर्टी अपन ने की थी उसके लिए अपन ने दो पॉलिसी ली थी। The right of an insurer who paid the loss under the policy to recover a proportionate amount of a loss from the insured। तो अगर इसका proportionate amount था 50%, तो A 50% B से लेगा। यही liability policy में होता है। This is modified in the liability policy is the clause to ensure that each insured pay his their own rateable share of loss। अगर A, B और C का रेशियो डिसाइड हुआ है 50%, 30%, 20%, तो अगर ए ने 100% अभी पे कर दिया है तो उसकी लाइबिलिटी, उसके पास राइट बनती है इससे 30% लेने का, इससे 20% लेने का। तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिफ्थ प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मीन्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट। मैं इसको ऊपर ही आपको समझा देता हूं, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं, छोटा सा प्रिंसिपल है। सो ये है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट। सपोज करो आप किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गए, हेल्थ इंश्योरेंस, उसने आपसे पूछा कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, आपने बोला नहीं। उसने बोला आपको शुगर है, आपने बोला नहीं। उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी इशू कर देती है। इसका मतलब क्या है, वो आप पे ट्रस्ट कर रही है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपने सही दी है। तो ये जो अटमोस्ट गुड फेथ का जो इंश्योरेंस सेक्टर में है वो उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। सपोज आपने लाइबिलिटी इंश्योरेंस दे रहे हो तो आप मटेरियल इंफॉर्मेशन दोगे पहले इंश्योरेंस कंपनी को। मटेरियल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस में कोई लॉसेस नहीं है, बिजनेस सही से चल रहा है, तो ये आपने। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में एक प्रपोजल फॉर्म होता है जहां पर ए बी सी करके क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपने आंसर दोगे। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है ये जाते हैं अंडर राइटिंग के लिए। अंडर राइटिंग जहां पर आपके रिस्क को मेजर किया जाता है और उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। सपोज करो आपने ये इंफॉर्मेशन गलत दी, तो इंश्योरर जो है उसके पास अब राइट बन जाता है कि वो पॉलिसी को कैंसिल कर दे कभी भी, बिकॉज आपने जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया है। उसके हिसाब से इंश्योर कभी भी पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ की। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पांचों प्रिंसिपल्स। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, और वो जो इंश्योर जो पॉलिसी ले रहा है वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए उसका, मतलब वो उस पार्टी का कुछ न कुछ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो पॉलिसी ले सकता है, अदरवाइज इंश्योर डिनाई कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में देखा था कि कोई भी बंदा या कोई भी उस पर्सन पॉलिसीज है प्रॉफिट और लॉस नहीं कमा सकता। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मेन प्रोविजन क्या है कि कोई भी पर्सन उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकता। सब्रोगेशन जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है उसमें ये बोला है कि अगर कोई राइट इंश्योर्ड की बचती है तो वो ट्रांसफर करे इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना कमा सके। कंट्रीब्यूशन में अपन ने ये पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉलिसी किसी सेम लॉस को कवर करती है, तो जो अगर ए ने पूरा उसको कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो बी से रिकवर करता है उसके लॉस के रेशो पे। अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर कोई ने म्यूचुअल ट्रस्ट को तोड़ा है कोई इंश्योर्ड ने, देन इंश्योर इज नॉट लायबल टू पे एनी मनी टू द इंश्योर्ड। सो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस कवर कर लिए। फर्स्ट इज द लायबिलिटी इंश्योरेंस, सेकंड इज प्रिंसिपल।
थर्ड इज स्कोप एंड फीचर्स ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस। आफ्टर पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस। नाउ वी विल रीड स्कोप एंड फीचर्स ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस। So this is the scope and features of liability insurance. So liability insurance comprises mainly of the following policies. So अगर जनरली देखेंगे तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस की जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप ऑफ पॉलिसीज होते हैं। ये हम आगे जाके बहुत एक एलिब्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो फर्स्ट इज पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी। पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी ये होती है कि अगर कोई केमिकल कंपनी है उसके जो हैजार्डियस सब्सटेंस है वो किसी पब्लिक को हार्म किया तो पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी उस पर आती है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी, अगर कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो अमूल का कोई केक है, व्हाटएवर स्वीट्स है, उसको आपने खाया, आपको कुछ इश्यू हुआ तो वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी में कवर करते हैं। कंबाइंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस में मतलब प्रोडक्ट प्लस पब्लिक लाइबिलिटी कंबाइंड करके कंबाइंड जनरल लाइबिलिटी पॉलिसी। उसके बाद प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी में होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल है, सपोज करो एडवोकेट है, सीए है, डॉक्टर्स हैं, अगर वो कुछ गलत एडवाइस देते हैं या कुछ कर देते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो ये पॉलिसी कवर करती है। उसके बाद एम्प्लॉयर लाइबिलिटी पॉलिसी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो कवर होता है उसको कहते हैं। D&O मींस डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर लाइबिलिटी। डायरेक्टर एंड ऑफिसर लाइबिलिटी जो कंपनीज के जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट है, वो ये लेते हैं कि ताकि कुछ गलत डिसीजन की वजह से कुछ अगर लाइबिलिटी अराइज होती है तो ये कवर करें। अब पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल। उसके बाद पढ़ते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस। स्पेशल फीचर्स में क्या होता है कि जो अदर टाइप ऑफ पॉलिसीज में कवर नहीं होते उसको स्पेशल फीचर्स ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस में कवर करते हैं। सपोज करो कि जो क्लेम पेड टू पर्सन अदर देन इंश्योर्ड, ये नॉर्मल पॉलिसीज में क्या होता है कि आज मैं अगर प्रीमियम दे रहा हूं, मैंने पॉलिसी ली है तो क्लेम भी मेरे को मिलेगा, बट लाइबिलिटी पॉलिसी में ये नहीं होता है। लाइबिलिटी पॉलिसी में प्रीमियम आप दे रहे हो लेकिन क्लेम किसी और को मिल रहा है। ओके। उसके बाद है पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी। पोटेंशियल मतलब जो बाद में अराइज हो। मेनली इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि कोई जो सामने सब्जेक्ट मैटर है या कुछ है, लाइबिलिटी अराइज होती है और अपन उसको एसेस कर सकते हैं। लेकिन लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, कभी भी वो लाइबिलिटी अभी है ही नहीं है, वो बाद में जाके अराइज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इट इज पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी। उसके बाद क्लेम्स आर नेगोशिएटेड विद द कंसेंट ऑफ द इंश्योर्ड। सपोज करो आज मैंने कोई पॉलिसी ली है और मेरे से उसकी वजह से किसी को लॉस हो गया, तो जो क्लेम का जो नेगोशिएशन है वो इंश्योर के कंसेंट से होगा। इंश्योरेंस जो कंपनी है जो बाद में लाइबिलिटी करेगी तो वो ये है, वो इससे कंसेंट लेगा कि मैं इसके आपके बिहाफ पे नेगोशिएट करूं क्या क्लेम। तो इसमें ये एक मेन बात है। लीगल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ द इंश्योर्ड। अगर लीगल कोई कॉस्ट इनकर कर रहा है ये बंदा, तो भी वो इंश्योरेंस कंपनी से कंसेंट लेगा कि मैं लीगल कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, आप मेरे को कंसेंट दो, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। इसके बाद इंस्टेड ऑफ SI लिमिट ऑफ इंडेमनिटी इज इनकॉर्पोरेटेड एक्सेप्ट एम्प्लॉयर लायबिलिटी पॉलिसी। इसमें सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट ऐसे होती नहीं है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है और जो एम्प्लॉयर लायबिलिटी पॉलिसी में ये एक्सेप्शन है, एम्प्लॉयर लायबिलिटी पॉलिसी। ओके। उसके बाद जुडिशियल क्लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लायबिलिटी पॉलिसी में। सपोज करो आज मैंने पॉलिसी ए ली और बी ली, बी को लॉस हुआ तो वो बोलता है कि मेरे जुडिशन में आके आप केस लड़ो। सपोज करो बी रहता है केरला में और ए रहता है मुंबई में, तो अगर वो केरला में जाता है तो उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा लो हो जाती है, बिकॉज केरला में उसकी मेजोरिटी नहीं होती। तो ड्यूरेशन के लायबिलिटी इंश्योरेंस कॉज ऑफ एक्शन में अराइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंश्योर रिस्ट्रिक्ट देयर लायबिलिटी टू कोर्ट विद इन देयर जुडिशन। कोई भी कहीं पर भी कोर्स ऑफ एक्शन कहीं भी हो, बट इंश्योर जो होता है वो लायबिलिटी को लिमिट करता है खुद की जुडिशन से। सपोज करो इंश्योर मुंबई का है तो वो बोलेगा कि मुंबई में आके केस लो। तो ये जो 3-4 चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं।
Now we will go to read a background of liability insurance. So, history of liability insurance in UK. इंडिया का जो है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले यूके का पढ़ेंगे. In 1875, the first liability policy insurance was originated. तो इसके जो डेट्स हैं वो एक बार याद रखूंगा. 1875 उसमें +1 करोगे तो आएगा 1876. तो 1876 में है बॉयलर पॉलिसी, जो केमिकल इंडस्ट्री की जो बॉयलर होते हैं उसके लिए पॉलिसी इशूड की थी इंजीनियरिंग कंपनी ने, इंक्लूड इन इंडेमनिटी फॉर द डैमेजेस टू द सराउंडिंग प्रॉपर्टी. तो 1876 में फर्स्ट बॉयलर पॉलिसी इशू की थी जो इंजीनियरिंग कंपनी ने की थी. उसके बाद दिस फॉलोज बाय द टीपी पॉलिसी विच वाज इशूड इन 1888. तो इसमें अगर आप +12 करोगे तो आपका आएगा 1888. Thereafter builders and contractors began to demand the kind of insurance product. जो तो थर्ड पार्टी जो लिफ्ट पॉलिसीज हुई थी वो इशू हुई थी 1888. उसके बाद जो बिल्डर है और कॉन्ट्रैक्टर है वो इस पॉलिसी के लिए मांगे थे, क्योंकि बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के पास भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है. इन 1880 Employer Liability Act in 1999 Workman Compensation Act was originated. So 1880 में Employer Liability Act और 1906 में Workmanization Act originate हुआ था. Thereafter, the National Insurance Industrial Injury Act 1946 was passed. The same was based on Beveridge Report in 1942, and the main recommendation of the said was Unified Social Insurance Scheme by replacing the existing. तो पहले आपको क्या करता हूँ, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी जो एक्ट है ये वाला उसको एक बार समझा देता हूँ. उसके बाद वॉकमैन से ये वाला, उसके बाद हम आएंगे द नेशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल एक्ट बेस्ड ऑन बेवरेज रिपोर्ट इन 1942. तो एम्प्लॉयर लाइबिलिटी एक्ट 1880. Prior to the passing of Employer Liability Act, it was impossible for a worker to hold his employer responsible to injury caused by foreman or other workman negligence. इसके पहले क्या होता था ना कि जो एम्प्लॉयर है उसको लाइबल बहुत मुश्किल से ठहराया जाता था कि अगर किसी और की गलती से वो नेग्लिजेंस हुआ. इसमें जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट है वो इंडल्ज हुई. इसमें ये बोला कि अगर कोई भी आपका एम्प्लॉयमेंट में है कोई पर्सन और किसी गलती की वजह से, आपकी गलती नहीं बट दूसरे की गलती की वजह से अगर कुछ हुआ तो आप ही लायबल है. तो इसमें डॉक्टर ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट लाया है, कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन. इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि जो फैमिली पर्सन थे वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते थे इसके बिहाफ पे. सो उसमें एक जो केस हुआ उसकी जो लाइन है वो यहाँ पर है. The Act states that any worker or immediate member is entitled to pay compensation for injury or death when the injury was caused by defendant or negligence of the any person given authority of the worker by the employer and act of implementation of the following order by partners. उसके बाद जो ये जो एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस पास हुआ उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट और जो फैमिली मेंबर जो सिटीजन है वो इंक्लूड कर दिया था. तो इसकी वजह से एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बना. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो 1906 में आया. तो वर्कमैन एक्ट जो पार्लियामेंट हुआ पहले 1876 में हुआ था, उसको रिवाइज करके 1907. इट फिक्सेस द कंपल्शन दैट वर्कमैन मे रिकवर फ्रॉम इन केस ऑफ एक्सीडेंटल गिविंग टू वर्कमैन एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस ऑफ सीरियस एंड विलफुल मिसकंडक्ट. तो ये जो वर्कमैन है उसको लाइबिलिटी प्रोवाइड करता था. So what is the difference between these two laws, employer liability and workman's compensation? First, workman's compensation EL is the employer liability covers more. जो workman's है और EL है, EL covers the workman's compensation liability more. तो जो EC का जो कवरेज है वो workman's compensation है. Suppose it includes workmanization company liability plus any other liability. तो this is a major. उसके बाद VC is mandatory by the law. जो VC है उसको लॉ ने मैंडेट किया था. तो there are two difference between the acts. So हमने अभी कौन कौन से एक्ट पढ़े? वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट पढ़ा, उसके बाद एम्प्लॉय लाइबिलिटी पढ़ा, उसके बाद है नेशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल एक्ट 1946. तो ये जो 1969
Employer Liability Compensation Act 19 ensure that you have at least minimum level of insurance cover against any such claim. एक यूनिफाइड सोशल इंश्योरेंस स्कीम, इसको इसके अंदर पुट किया है कि मिनिमम लेवल ऑफ इंश्योरेंस has to be there. Employer liability insurance will enable to meet the cost of compensation of the employees whether they are cost. So जो employers था उनको मुश्किल आ रही थी कि वो लाइबिलिटी कवर करें, तो इसलिए एक यूनिफाइड सोशल इंश्योरेंस स्कीम निकाली विच इज एम्प्लॉयर लाइबिलिटी कंपल्सरी इंश्योरेंस एक्ट। ये 1969 का था। ये आफ्टर दैट इसके बाद ही आया है, मतलब ये पहले आया था उसके बाद ये आया है। ओके, तो उसके पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। द नेशनल इंश्योरेंस एक्ट इंडस्ट्री 94 वाज अ ब्रिटिश एक्ट टू प्रोवाइडेड टू The act is replaced by workmen's compensation. तो workmen's compensation है, उसको एक्ट को रिपील करके नेशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एक्ट बनाया था। This act was very universal, covered the entire workforce. It provided injury benefit for 6 months, disability benefit permanently, blah 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 blah. आपको रीड करने की वैसे जरूरत नहीं है। So पहले आया एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो आया था, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था 1906 में, उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल एक्ट आया 1946, और उसके बाद आया आपका एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1969। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप बस इतना ही याद रखना कौन कौन सा एक्ट कब आया। तो हम अगर बेसिक इस पे जाएं तो पहला यहाँ पर आया एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, तीसरा नेशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल एक्ट, फोर्थ इज एम्प्लॉयर लाइबिलिटी कंपल्सरी इंश्योरेंस एक्ट। तो दिस इज द फोर्थ वन। मैं आपको इसके लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर करके दूंगा, आप उसको एक बार अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि आपका जो रीडिंग है वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ। ओके, उसके बाद आप पढ़ते हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस इन इंडिया। द पासिंग ऑफ वर्कमैन्स कमीशन 1923 एंड द मोटर व्हीकल 1939 हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्टिविटी। तो इन जो एक्ट है उसकी वजह से इंडिया में ये जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो आया। उसके बाद जो भोपाल की जो ट्रेजेडी हुई 1984, न्यू हैजर्ड्स टू लाइफ रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड ऑफ, उसके बाद जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी का डिमांड ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जो पब्लिक अवेयरनेस हुआ, लीगल राइट्स हुआ, लिटिगेशन हुआ, उसकी वजह से ये जो पब्लिक लाइबिलिटी है वो हो गया। उसके बाद 3 एक्ट इनेक्ट हुए। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी वजह से जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का लाइबिलिटी का एक्ट है उसके लिए डिमांड बहुत बढ़ गई है, बिकॉज इसमें जो फाइन्स और जो लाइबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा ह्यूज थी, कंपनी कैन नॉट बियर दैट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वीसी एज अफेक्टेड बाय द ESIC एक्ट इन 1948। जो वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के लिए जो पैरेलल एक्ट आया वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया। जैसे अभी अपन ने यूके में पढ़ा था एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, दो साइमल्टेनियसली एक्ट आ गए थे। तो ऐसे ही अपने इंडिया में भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अगेंस्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 आ गया था। सो दिस इज ऑल in liability insurance first chapter, that is introduction of liability insurance. Hope you understand all the things or the concept which I supposed to tell you. अगर कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आगे ट्रिपल आई इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के जो भी मॉड्यूल्स होंगे मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, और इसको तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस को मैं आगे के दिनों में सारे चैप्टर्स को पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।